चलिए, पिछली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे संविधान के बारे में, आपको बता रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको बताते हुए आपको बताया था किस तरीके से हमारी जो विधायिकाएं काम करती है, और विधायिका के बाद आपको न्यायपालिका बता रहे थे, जुडिशरी। और बताया था कि जुडिशरी में हमारे यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम है, न्याय व्यवस्था है, वो इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। जैसे लेजिस्लेशन में हम लोग देखते हैं अलग अलग है, जबकि विधायिका में ऐसा नहीं है, एक के ऊपर एक है, सब एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके अंडर में हाई कोर्ट, उसके अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में डिवीजन होता है किसका, दीवानी और फौजदारी का। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल केसेस में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो एक तरीके से कह लिए कि मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है। वो जब दीवानी मामले देखता है तो डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, और जब क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करेगा तो उसी को सेशन जज होता है, एक ही आदमी। ठीक है, फिर उसके अंडर में फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जज और म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करते हैं। ठीक है, फिर इसमें सबसे ऊपर बताया था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 124 टू 147, 124 से 147। और ये हमारे संविधान के किस भाग में है, भाग 5 में है। और बताया था कि पहले एक फेडरल कोर्ट हुआ करता था ब्रिटिश ज़माने में, वो सुप्रीम कोर्ट के तरीके से काम करता था, लेकिन बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस 28 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई, स्थापना की गई। और फिर बताया था कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन 124 में दिया गया है, नंबर ऑफ जजेस 124 से 1 में दिया गया है, और फिलहाल कितने जज हैं, 33 प्लस 1 34। और इसमें न्यायाधीशों की योग्यताएं 124(3) में दिया गया है कि कम से कम हाई कोर्ट में 5 साल तक वो क्या होने चाहिए, जज के रूप में, या हाई कोर्ट में 10 साल तक लॉयर के रूप में, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में कोई पारंगत विधिवेत्ता। रिनाउंड ज्यूरिस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बताया था कि जो एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट होता है उसमें आता है। फिर इनकी एज लिमिट बताया था कि मिनिमम में कुछ फिक्स नहीं किया गया है, मैक्सिमम 65 है। टेन्योर यानी कार्यकाल इनका निश्चित नहीं है, वो जब भी अपॉइंट होंगे 65 साल की उम्र तक रहेंगे। इनका सैलरी आपको बताया कितना है, चीफ जस्टिस का 2,80,000, बाकी जजेस का 2 लाख। इनका अपॉइंटमेंट आपको बताया था कि करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन चीफ जस्टिस को जो सीनियर मोस्ट होगा उसी को राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे, अपने मन से नहीं करेंगे। बताया था कि इसके पहले एक केस हुआ था, कौन सा केस हुआ था, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत सरकार, तो उसमें ये फैसला दिया गया कि राष्ट्रपति उसी को मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे जो क्या हो, सीनियर मोस्ट हो, वरिष्ठतम न्यायाधीश हो, कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का हो। फिर बताया कि बाकी जजों की जो नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो किसकी सलाह पर करेंगे, कॉलेजियम की सलाह पर। और कॉलेजियम क्या होता है, बताया था इसमें कितने मेंबर होते हैं, 5 होते हैं, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। और बताया कि जुडिशरी में यही एक बड़ी समस्या है कि हर जगह कॉलेजियम सिस्टम ही चलता है, और यही सारे जजों की ट्रांसफर हो, प्रमोशन हो, पोस्टिंग हो, सब यही करते हैं, यानी जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। तो बताया था कि इसमें नेपोटिज्म यानी फैमिली या परिवारवाद सबसे ज़्यादा इसी में चलता है। फिर बताया था उसी को ख़त्म करने के लिए एनजेसी लाया गया था, जिसके लिए 121वां विधेयक जो 99वां संशोधन बना 2014 में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, खारिज कर दिया कि वो जो एनजेसी है ये जो जुडिशरी है उसमें सरकार के इंटरफेयर को बढ़ाएगी, इसलिए उसको असंवैधानिक करार दे दिया गया। ठीक, इसके बाद न्यायाधीशों को हटाया जाना बताया था कि 124(4) है, उसके 2 आधार हैं, एक बताया था प्रूव्ड मिसबिहेव, सिद्ध कदाचार, और दूसरा इनकेपेबिलिटी, कार्य करने में असमर्थता। ठीक है, और किसी भी हाउस में प्रपोजल लाया जा सकता है, लोकसभा में आएगा तो कम से कम 50 मेंबर्स, राज्यसभा में भी 50 सदस्य, अरे राज्यसभा में 50, लोकसभा में 100। ठीक है, फिर वही राष्ट्रपति की तरीके से प्रक्रिया होती है, और फिर 2/3 बहुमत से अलग अलग पास होगा, और उसी सेशन में राष्ट्रपति क्या करेंगे, साइन करेंगे। हालांकि ये प्रक्रिया अब तक कभी भी पूरी नहीं हो पाई है। ठीक, प्रक्रिया शुरू हुई है कई बार, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। फिर राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण है 124 में बताया गया है कि शेड्यूल 3 में जो दिया गया था, कैग के समान इनका होता है, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। ठीक है, फिर 126 में एक्टिंग चीफ जस्टिस की, अगर नहीं कोई चीफ जस्टिस है तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। 127 में आपको बताया था एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। 128 में कि अगर कम पड़ रहा है तो फिर क्या करते हैं, रिटायर्ड जजेस को जरूरत पड़ने पर लाया जा सकता है, ये सब जरूरत पड़ने पर, 26, 27, 28 ये सब क्या है, जरूरत पड़ने पर है। ठीक है, फिर बताया था कि 130 सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, दिल्ली में है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रपति उसको, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के अनुमोदन से उसको अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर सकता है।
और ऐसा 2 बार पहले हो चुका है, जब कश्मीर और हैदराबाद के मामले में 2 बार इसको शिफ्ट भी किया गया है। किस आर्टिकल में कहा गया है? 130। ठीक। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, आपको कई सारी चीजें बताए थे। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है, अधिकारिता, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि अधिकार क्षेत्र, कहाँ कहाँ से इनकी पावर, जो शक्तियां हैं, जहाँ से ये काम कर सकते हैं। तो इनकी जो जुरिस्डिक्शन होती है वो 3 तरीके की होती है। कितनी होती है? 3। पहली होती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मूल अधिकारिता या आरंभिक अधिकारिता। दूसरी होती है रिट जुरिस्डिक्शन, और तीसरी होती है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। यानी इन 3 जगहों पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है। अब जैसे पहले दिया गया है मूल अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन या आरंभिक अधिकारिता, इसका मतलब क्या होता है? ओरिजिन, ओरिजिन यानी जो उत्पन्न होता है कहीं से। तो मूल अधिकारिता का मतलब होता है कि ऐसे केसेस जिनका ओरिजिन ही डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हो। जनरली आप सुनते हैं कि निचली अदालत में न्याय नहीं मिला तो आप हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन कुछ केस ऐसे होंगे जो ओरिजिन ही कहाँ करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में, मूल अधिकारिता। ठीक। यानी वैसे केस जिनकी शुरुआत ही डायरेक्ट कहाँ से होगी? सुप्रीम कोर्ट से होगी। अलग अलग फील्ड है। केंद्र और राज्य में कोई विवाद हुआ तो मामला कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। राज्य और राज्य में कोई विवाद हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। 2 से अधिक राज्य हो और केंद्र एक तरफ है तो मामला कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो उसको सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलते हैं? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मूल अधिकारिता क्षेत्र। ये मूल अधिकारिता एक जगह आपको थोड़ा परेशान करेगा कि फंडामेंटल राइट्स आपको बताया था, चलिए भी आगे उस पर आएंगे। मूल अधिकारिता का मतलब समझ में आया? मूल अधिकारिता का मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कि ऐसे मामले जो सीधे कहाँ शुरू हो? सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू। ठीक है, तो वो किस में आते हैं? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन, रिट आपको बताया था 5 रिट्स हैं, आर्टिकल 32 वाले जो लिखवाए थे, बताए थे। हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी और हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, 5 थे। तो वही क्या बोलते हैं? रिट जुरिस्डिक्शन। और रिट जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से अलग है, ये ध्यान रखिएगा इसका, आगे आप समझेंगे इसको। और तीसरा है अपीलेट। ज़्यादातर अपीलेट के मामले जाते हैं। अपीलेट का मतलब हाई कोर्ट ने कहा कि भाई हमने ये फैसला दे दिया, आपको जाना है, आप जा सकते हैं। वो सिविल मामलों में भी जा सकते हैं, वो क्रिमिनल मामलों में भी जा सकते हैं। उसके लिए हाई कोर्ट में परमिशन होती है कि फैसला दे दिया, अगर आपको आगे जाना हो तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं। कुछ के लिए हाई कोर्ट सर्टिफिकेट भी जारी करता है कि आप चाहें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे आप जा सकते हैं। यानी अपील की गई, निचली अदालत से मामला कहाँ गया? ऊपर गया। ये याचिका, रिट, यानी रिट को हिंदी में याचिका बोलते हैं। याचिकाओं पर सुनवाई 5 याचिका। और ये मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट सुनवाई कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट। उससे नीचे मामला जाएगा ही नहीं, वो केवल मामला कहाँ उठेगा? सुप्रीम कोर्ट। समझ गए? तीनों जुरिस्डिक्शन। पहले का मतलब क्या हुआ? केवल मामला कहाँ रहेगा? सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे जाएगा। रिट का मतलब जो याचिकाएं हैं, जो मौलिक अधिकार वाली हैं, उसका अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट का। तीसरा अपीलेट, जो नीचे से में न्याय नहीं मिला तो आप अपील कहाँ करेंगे? ऊपर करेंगे। समझ गए? चलिए, अब इसमें जैसे है मूल अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में लिख लीजिए, या पहले लिख लीजिए, 3 प्रकार की अधिकारिता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय में 3 प्रकार की अधिकारिता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन इन सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय में कितनी अधिकारिता है? 3। पहला लिख लीजिए, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मूल अधिकारिता या आरंभिक अधिकारिता। ठीक, मूल अधिकारिता समझ में आ गया ना? लिख लीजिए, ऐसे मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होगी। ठीक है। अब कुछ जो विवाद होते हैं, अब विवाद किस में होते हैं? जैसे आर्टिकल 131
में दिया गया है, अनुच्छेद 131 में इसकी मूल अधिकारिता दी गई है। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, यानी भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हुआ। एक और भारत सरकार और किसी राज्य सरकार, और दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच, या तीसरा कौन सा है, दो या अधिक राज्यों के बीच। इन तीनों मामलों में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। समझिए, लिख लीजिए आर्टिकल 131(1), 131(1) मूल अधिकारिता में 131(1) तीनों लिख लीजिए। बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, ठीक है। दूसरा, ऐसा विवाद हो जिसमें एक तरफ एकाधिक राज्य हो और दूसरी तरफ एक राज्य हो। ठीक, इसको मोटा मोटी आप समझ गए ना कि राज्य और केंद्र के बीच अगर कुछ है मामला। अब इसमें ऐसा नहीं है कि पार्टी कोई सिटीजन बनेगा, इसमें पार्टी कौन है, स्टेट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट। ऐसा नहीं कोई नागरिक जाके मुकदमा कर देगा एक तरफ भारत सरकार, आपके लिए नहीं है ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, सरकारों के लिए। जब राज्य भिड़ेंगे या राज्यों का झगड़ा किससे होगा, केंद्र से होगा, केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होगा ये होगा। एक चीज इसमें शामिल नहीं है, आर्टिकल 262। 262 आपको बताया था क्या था, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, अंतरराज्यीय जल विवाद। बताया था कि जो जल विवाद, नदियों से संबंधित अगर कुछ विवाद होता है तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बनेगा। 262 आपको लिखवाया था, वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। आपने सुना होगा ना, कभी कावेरी नदी जल विवाद हुआ तो सतलुज यमुना लिंक विवाद हुआ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा मामला। उसके लिए 262 में ही मेंशन किया गया है कि ये किसी कोर्ट का विषय नहीं है, इसके लिए अलग से क्या बनाया जाएगा, ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, ट्रिब्यूनल इसमें फैसला देगी, कोर्ट में नहीं जाएगा मामला। ठीक है, लिख लीजिए आर्टिकल 262, अनुच्छेद 262, यह सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर है। दिस आर्टिकल इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और 262 में है क्या, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आप लिख सकते हैं, अंतर्राज्यीय जल विवाद। अंतर्राज्यीय जल विवाद, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र से क्या है, बाहर है। इसके लिए अलग से क्या होता है, ट्रिब्यूनल बनेगा, उसी ट्रिब्यूनल के हिसाब से फैसला दिया जाएगा या फैसला सुनाया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। समझ गए मूल अधिकारिता। चलिए अब आ जाइए अपीलीय अधिकारिता, अपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो जो अपीलीय अधिकारिता है, ये न्यायिक और ये सिविल और कोर्ट में, दोनों में, कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालयों में अपील, बोलते हैं ना अपील करना है, तो कहाँ से जाएंगे, हाई कोर्ट से कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं, अपीलेट जुरिस्डिक्शन। लिख लीजिए, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील की अधिकारिता। jurisdiction to appeal from high court to supreme court in certain cases. Jurisdiction to appeal from high court to supreme court in certain cases. If high court says that this matter is outside our jurisdiction, then an appeal can be made to the supreme court. यदि हाई कोर्ट ये कह दे कि ये मामला हमारे अधिकार क्षेत्र से क्या है, बाहर है, तो मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो वो अपील करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है,
यदि हाई कोर्ट को लगता है कि मामला उसके अधिकार क्षेत्र से क्या है, बाहर है, ठीक। If High Court says that this matter is outside our jurisdiction, then appeal can be made to the Supreme Court. ये मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब इसमें भी सिविल मामलों में अलग जाते हैं, क्रिमिनल मामलों में अलग जाते हैं। कई मामलों में हाई कोर्ट सर्टिफिकेट जारी करता है कि भैया आप जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए इसमें, ठीक है। आपको न्याय नहीं मिला तो भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट की परमिशन से भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक। अब जैसे दिया हुआ है 132 संवैधानिक विषयों से जुड़ी है अपीलेट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट, कि बताया कि संविधान की अंतिम व्याख्या कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये सब हम लोग जानते हैं। इसमें आपको कई बार हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, 132 में लिख लीजिए, 132। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट्स। कि संवैधानिक मामलों में, हालांकि ध्यान रखें ये आर्टिकल आपसे नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये अनुच्छेद नहीं आएगा। अनुच्छेद आपको ये वाले याद करने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जो अनुच्छेद आपको बताए 124, 129, 137, 143, बस यही याद रखिए, ये सब नहीं आते। ये बस आपको लिखवा दिया कि आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी गई है, ठीक है। फिर सिविल मामलों के जो होते हैं, सिविल मामले वही पैसे लेन देन का, रुपए का मामला हो, तलाक का हो, विवाह विच्छेद का हो, तो वो सब मामला किस आर्टिकल से जाता है, 133। क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन, दांडिक अपराधी का, ये किस में जाता है, 134 से। जो क्रिमिनल अफेंस वाले मामले हाई कोर्ट से कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। कुछ मामलों में देखिए उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट इज इशूड बाय द हाई कोर्ट। कुछ मामले हाई कोर्ट को अगर लगता है कि हम सुप्रीम कोर्ट आपकी सुनवाई नहीं करेगा, तो हाई कोर्ट खुद लिख के दे देगा कि हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि आप जाइए, इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी। तो इसमें खुद हाई कोर्ट क्या जारी करता है, सर्टिफिकेट जारी करता है, ठीक है। बस लिख लिए 133, 133। सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता, ठीक है। अपील्स रिलेटेड टू सिविल सब्जेक्ट्स। और 134 में किसका है, क्रिमिनल मामलों का है, दांडिक मामलों का है। किस मामले का है, क्रिमिनल मामलों का है इसमें। समझ गए। कुछ अपीलें होती हैं जो अलग से परमिशन दी जाती है उसकी, वो 136 में है कि विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें, ऑथराइजेशन विद स्पेशल परमिशन। कि कुछ विशेष मामले जैसे होते हैं ना, कि किसी को फांसी देना है, मामला कुछ स्पेसिफिक हो गया, तो उसके लिए परमिशन दी जाती है, तो मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो उसके लिए क्या आ जाते थे, स्पेशल परमिशन होती। ठीक है, विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें 136, ठीक हो गया। इसके अलावा रिट्स आपको बताया था फंडामेंटल राइट के केस में, कितने रिट थे, 5 थे, लिख लीजिए। रिट ज्यूरिसडिक्शन, रिट अधिकारिता, कितने थे, 5, पांचों के नाम बस लिख लीजिए। पहला कौन सा था, कौन से आर्टिकल में है ये पांचों, अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों में बताया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, परमादेश, उत्प्रेषण, सर्ट्योरारी, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध,
अधिकार परीक्षा को वारंटो, ठीक। तो इन पांचों का मतलब वहां पर बताया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब बताया था, टू हैव बॉडी ऑफ, सशरीर प्रस्तुत किया जाए। परमादेश, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण बताया था कि निचले अदालतों से मामला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। प्रोहिबिशन का मतलब दिए गए निर्देशों को रोक दिया जाएगा, टू प्रोहिबिट, रोकना। और अधिकार परीक्षा का मतलब बाय व्हाट राइट, क्या अधिकार है आपको, किस अधिकार से है। तो ये पांचों रीट आपको मौलिक अधिकार में हम लोगों ने विस्तार से इस पर चर्चा की थी, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद जुडिशियल रिव्यू आपको कल बताया था कि जो भी निर्णय दिए जाएंगे अपने ही फैसलों का क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू कर सकती है, या हाई कोर्ट के फैसले को बदल सकती है, या कोई अगर कानून बना वो संविधान सम्मत नहीं है तो इसी 137 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उसको समाप्त कर सकती है। फिर 138 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में चाहे तो क्या की जा सकती है, राष्ट्रपति द्वारा वृद्धि कराई जा सकती है कि कहीं कहीं पर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। 129 आपको बताया था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कि यानी इनके अभिलेख क्या होते हैं, फैसले डॉक्यूमेंटेड होते हैं, और ये निचली अदालतों में क्या होते हैं, बाध्यकारी होंगे, जो भी कहा जाएगा वो उनको मानना पड़ेगा। और इसमें हाई कोर्ट के लिए नजीर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की, कि जो उन्होंने फैसला दिया वही क्या मान लिया जाएगा, कानून मान लिया जाएगा। फिर आपको बताया था कि आपको कानून मानना ही पड़ेगा, और कानून नहीं मतलब फैसला मानना पड़ेगा, फैसला नहीं माने तो अपने अवमानना के संबंध में क्या देंगे, दंड देने का अधिकार है, ठीक। फिर 141 आपको बताया था, कल समझाया था इसको, कि उच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर क्या होगा, अबाध्यकारी होना, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो मानना पड़ेगा, उससे मना नहीं किया जा सकता। 143 आपको कल बताया था कि राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय की सलाह बाध्यकारी नहीं होती, ठीक। फिर उच्चतम न्यायालय के अधिकारी सेवक तथा व्यय, ये भी आपको समझा दिया था। चलिए, फिर 144 में है कि सिविल और न्यायिक अधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना में सहायता में किया गया, कि जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उन सबको कार्य करना पड़ेगा किसकी सहायता में, सुप्रीम कोर्ट की। कि मतलब कोर्ट ने जो कहा उसको आप डिनाई नहीं करेंगे, जो आदेश आया चाहे वो निचले अधिकारी हो चाहे न्यायिक अधिकारी हो, वो उसको क्या करेंगे, मानेंगे। यानी वो कोर्ट की सहायता में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ठीक है। फिर जुडिशियल रिव्यू आपको बताया था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में संवैधानिक पीठ में कम से कम कितने जज होने चाहिए, 5 होने चाहिए। और हमेशा बताया कि नंबर्स ऑड में रखे जाते हैं ताकि डिसीजन आ सके। आधार कार्ड में आपको बताया था कि 9 जजों की बेंच थी, ट्रिपल तलाक में 5 जज थे। और अब तक की सबसे बड़ी बेंच कौन सी थी, केशवानंद भारती मामले में, जिसमें 13 जजों की बेंच थी, ठीक। और आपको बताया था कि संसद में न्यायालयों की कार्रवाई की कोई जांच नहीं की जाएगी, ठीक। चलिए, अब इस सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स को भी हम लोग देख लेंगे। जैसे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश को लिख लिया, सम फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स लिख लीजिए, तथ्य। उच्चतम न्यायालय से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स लिख लीजिए, तथ्य, फैक्ट्स अलग से लिख लीजिए। फर्स्ट सीजीआई, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एच जे कानिया, हीरा लाल जे कानिया। अभी कौन है, डी वाई चंद्रचूड़ लिखे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ कौन से नंबर के हैं, 50th सीजीआई। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, डी वाई चंद्रचूड़। ये 50वें नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो 50वें चीफ जस्टिस कौन है, डी वाई चंद्रचूड़। भारत के पहले सिख कौन थे मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस जे एस खेहर लिख लीजिए, जस्टिस जे एस खेहर, भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश। फर्स्ट सिख सीजीआई, फर्स्ट सिख सीजीआई
भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश। तो पहले सिख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जे.एस. खेहर। जे.एस. खेहर सरदार जी थे। ठीक। इसके अलावा सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे थे? वाई.वी. चंद्रचूड़। लिख लीजिए, वाई.वी. चंद्रचूड़ लॉन्गेस्ट टाइम सीजेआई ऑफ इंडिया। वाई.वी. चंद्रचूड़। तो वाई.वी. चंद्रचूड़ भारत के सबसे लंबे समय तक सीजेआई रहे थे। ठीक। सबसे कम समय तक कौन थे? जस्टिस के.एन. सिंह, 17-18 दिन थे खाली। ये जो वाई.वी. चंद्रचूड़ हैं, ये डी.वाई. चंद्रचूड़ के क्या थे? पिता थे। ठीक है। सबसे कम समय तक लिख लीजिए, के.एन. सिंह थे, शॉर्टेस्ट टाइम। के.एन. सिंह मात्र 18 दिनों के लिए चीफ जस्टिस थे। मात्र कितने दिनों के लिए थे? 18 दिनों के लिए। तो सबसे कम समय तक के.एन. सिंह थे, सबसे लंबे समय तक वाई.वी. चंद्रचूड़। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? जस्टिस फातिमा बीबी, पहली महिला न्यायाधीश। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। तो पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। ठीक। पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के? फर्स्ट दलित सीजेआई। तो पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.जी. बालाकृष्णन। के.जी. बालाकृष्णन। तो के.जी. बालाकृष्णन भारत के पहले क्या थे? दलित न्यायाधीश थे, दलित मुख्य न्यायाधीश थे। दलित सीजेआई के.जी. बालाकृष्णन। ठीक। ये दलित जाति से थे। फिर जो 17वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के जस्टिस पी.एन. भगवती, यही माने जाते हैं, आपने सुना होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल। तो पीआईएल के प्रणेता माने जाते हैं कौन? जस्टिस पी.एन. भगवती। लिख लीजिए, 17th सीजेआई, 17वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी.एन. भगवती। 17वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी.एन. भगवती। लोकहितवाद, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के प्रणेता माने जाते हैं। क्या हो गया? ठीक। और आपको बताया था एम हिदायतुल्ला का नाम एक दो बार पहले भी ले चुके हैं, कि पहले मुख्य न्यायाधीश रहे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और बाद में भारत के क्या बने? उपराष्ट्रपति रहे। तो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस थे? 11वें। लिख लीजिए, 11 सीजेआई जस्टिस एम हिदायतुल्ला। जस्टिस एम हिदायतुल्ला 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। 11 सीजेआई, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, वो एक्ट एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। और यही पहले मुख्य न्यायाधीश रहे जो बाद में भारत के क्या बने? उपराष्ट्रपति भी बने थे, वाइस प्रेसिडेंट भी बने। वाइस प्रेसिडेंट में इनका नाम लिखवाए थे आपको। हो गया? चलिए, फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय आपको बताया था 35 के एक्ट में जब आया था, तो 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, अक्टूबर 1937 को, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। तो उसके पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे? सर मॉरिस ग्वायर। लिख लीजिए, अक्टूबर 1937, अक्टूबर 1937 संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, स्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट।
जब संवैधानिक विकास आपको बता रहे थे 35 का एक्ट, तो बताया था कि इसी के एक्ट से कहा गया था कि एक फेडरल कोर्ट बनेगा। लिखिए, अक्टूबर 1935 और अक्टूबर 1937 संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फर्स्ट चीफ जस्टिस सर मॉरिस गोयर, वेयर। ठीक है, सर मॉरिस गोयर। ठीक, चलिए अब लास्ट फैक्ट इसमें, हालांकि वो आर्टिकल में है, कि जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम किया है वो देश के और किसी भी अदालत में कोई सुनवाई नहीं करेगा। सीधा खत्म कहानी उसकी, यानी करियर खत्म, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता। समझ गए? यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट में एक बार क्या बन गए? जज बन गए, तो उसके बाद ना आप वकालत कर सकते हैं ना आप जज हो सकते हैं, करियर समाप्त। क्लियर हो गया? लिख लीजिए 124(7). No person who has held the office as a judge of the Supreme Court shall plead or act in any court or before an officer within the territory of India। कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी पदाधिकारी के समक्ष अधिवचन का कार्य, अधिवचन यानी एक बोलते हैं ना कि वकालत करना, उसका कार्य नहीं करेगा। भाई वो माई लॉर्ड बने हुए हैं, अब खुद दूसरे के सामने माई लॉर्ड बन के झुकेंगे तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। समझ गए? बोलते हैं ना लॉर्ड बोलते हैं उनको भगवान बोल देते हैं, भगवान जाके अब रिटायरमेंट के बाद झुकेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं। बोले अब लॉर्ड है तो लॉर्ड है बने रहिए, अब ऊपर ही रहिए, नीचे आने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए जो बड़े बड़े वकील होते हैं वो वकील ही रहना पसंद करते हैं, जज नहीं बनते, क्योंकि जजों की सैलरी फिक्स होती, वकीलों की इनकम अकूत होती। सोचिए एक एक वकील एक एक बार कोर्ट में हाजिर होने का 20 लाख 25 लाख 50 लाख लेते हैं, अच्छे वकील। और जो सबसे बड़े बड़े हैं उनकी फीस करोड़ों में जाती है। आपने नाम सुना होगा, अभिषेक मनु सिंघवी है, कपिल सिब्बल है, ठीक है, प्रशांत भूषण है, ये सब बहुत बड़े बड़े लॉयर, मतलब इसके अलावा ये और भी ढेर सारे होंगे। तो इन लोगों के लिए सोचिए, बड़ी बड़ी कंपनियां जेट प्लेन भेजती हैं, हवाई जहाज से चलते हैं। हवाई जहाज नहीं, प्राइवेट जेट इनके लिए आता है। अब इनको हायर करेगा टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये सब हायर करते हैं, करोड़ों में इनकी फीस जाती है। ठीक है, बड़े बड़े इनके लॉ फर्म बने हुए, ये सब छोटा मोटा केस देखते ही नहीं, तो सब बहुत बड़े बड़े वकील होते हैं। वो चाहे तो बड़े आराम से जज बन सकते हैं, लेकिन जज बनने के बाद कैरियर क्या? खत्म। कि 65 साल की उम्र होते ही दुकान बंद। और वकीलों का 65 के बाद तो फिर एकदम अनुभव चरम पर होता है। सारे वकील आपको बताया ना बूढ़े मिलेंगे। जैसे आपने राम जेठमलानी का नाम सुना होगा, हमें लग रहा है राम जेठमलानी 97 साल की उम्र तक केस लड़े। अगर वो जज बनते तो 65 साल की उम्र में जिंदगी खत्म थी उनकी, बाकी 30 साल तो उनका करियर ही खत्म हो गया, जबकि चरम पर पहुंचे 30 साल में। और सारे खतरनाक केस हाथ में लेते थे। इंदिरा गांधी के हत्यारों का केस लड़े, बेअंत सिंह के हत्यारों का केस लड़े, सब उल्टा। आओ बेटा, भाई ये हर्षद मेहता का केस लड़े। ये एक फिल्म आई थी, एक वेब सीरीज आई थी स्कैम, आपने देखा है? बस साफ ये ओरिजिनली है, उसने सीधे पीएमओ पर उंगली उठा दी। उसने कहा कि हर्षद मेहता स्कैम नहीं है, ये पीवी नरसिम्हा राव स्कैम है। प्रधानमंत्री झूठ बोले, प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट घूस लिए, ब्रीफकेस में पैसा उनके घर गया है पीएम ऑफिस में, ये पीएम ऑफिस के विजिट की रसीद है, इसी बैग में पैसा उनके पास पहुंचाया गया। और बताइए, पीएम से टक्कर लेना समझ रहे हैं, किसी छोटे मोटे आदमी की हिम्मत नहीं, किसी ने कहा सीधे पीएम के ऊपर उंगली कर दे। तो ये वकील किसी से नहीं मिलते, वकीलों के पास बहुत क्षमता होती है। तो वो चाहते तो बड़े आराम से जज बन जाते, लेकिन उसे बनते नहीं।
ठीक है, क्योंकि जज बनेंगे तो यही होगा, क्या होगा, 124/7 के 65 साल में कैरियर समाप्त। इसके बाद वो कुछ नहीं कर, जैसे आपको बताया था ना कि गवर्नर राज्यपाल बना दिया गया या लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया, तो कैरियर क्या हो गया, आपका राजनीतिक जीवन समाप्त। अब आपके पर आप दलगत राजनीति से हट चुके हैं, आपका कैरियर खत्म, अब जाइए टाटा बाय बाय। हाँ, कैरियर खत्म, अब कुछ नहीं करेंगे, कहीं चुनाव ना कुछ नहीं लड़ेंगे, खत्म कैरियर। उपराष्ट्रपति बना दिए, राष्ट्रपति बना दिए, राज्यपाल में भी कैरियर खत्म। लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे मनोज सिन्हा को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया जम्मू कश्मीर का, जानबूझ के बनाया गया कि उनका पॉलिटिकल कैरियर यूपी से क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। अब वो कुछ नहीं कर सकते, समझ गए। तो वैसे इसमें होता है कि अगर आप जज बन गए तो अच्छा तो लगता है जब तक आपके सामने माय लॉर्ड हो रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही एज बैरियर क्रॉस हुआ, खत्म, कुछ नहीं कर सकते। अब पहले तो रोक थी कि किसी पद पर नहीं जाएंगे, अब तो एनजीटी वगैरह में भेज देते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हेड बना देते हैं या किसी का बना देते हैं। अब जैसे इसके पहले थे वो असम वाले, क्या नाम था, रंजन गोगोई, उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। तो भाई लालच भी तो हो जाती है लोगों को कि सरकार बाद में पद दे, तो सरकार के फेवर में, राम मंदिर के पक्ष में उन्होंने फैसला दिया, तो उनको राज्यसभा भेज दिया कि चलिए आप जाइए राज्यसभा जाइए। तो ये फेवर न करें, इसलिए ये रखा गया, ठीक है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए जो बड़े वकील होते हैं वो जज नहीं बनते, मतलब पहले ऑफर आता है, पूछा जाता है कि आपको जज बनना, साफ मना कर देते हैं। चाहे तो कब का जज बन सकते, बड़े बड़े लोग नहीं बनते, कपिल सिब्बल, करोड़ों में फीस जाती है लोगों की, ठीक है। चलिए, इवन ये अटॉर्नी जनरल तक का पद नहीं लेते जनरली। अटॉर्नी जनरल सबसे बड़ा भी आएगा, सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, उसको भी रिजेक्ट करेगा, हटाओ, कौन जाएगा सरकार की तरफ से, सरकार कितना पैसा ही देगी, भाई सरकार तो ढेर पैसा दे ही नहीं, प्राइवेट क्लाइंट होते हैं बहुत पैसा देते हैं, तो इसीलिए सब सरकारी वकील भी नहीं बनते, बड़े वकील जितने होते हैं। चलिए खैर, समझ गए। अब इसमें जैसे एक फैक्ट अभी आया था, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दें कि एक जैसे बताया कि जस्टिस पीएन भगवती को लोकहितवाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का प्रणेता माना जाता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है कि जनहित याचिका, कि ऐसे मामले जो जनता के हित में हो, किसी व्यक्ति के नहीं। तो इसकी जो शुरुआत थी भागलपुर जेल के कैदियों की हालत बड़ी खराब थी, वहाँ बड़ी कैदियों को मारा पीटा जाता था, मर जाते थे उठा के फेंक देते थे, ठीक है, बड़े सारे कांड हुए बिहार में। तो उसमें भागलपुर कैदियों की दशा बड़ी खराब थी। तो उसी पर अखबार में एक आर्टिकल छपा,
एक्टिविज्म ठीक नहीं, अति सक्रियता नहीं होनी चाहिए। हाँ, जैसे मणिपुर का मामला था, बोला ठीक है, अब हर मामले में उठाने लगे, हर वायरल वीडियो पे सरकार को पूछने लगे, तब तो फिर दिक्कत होगी, भाई चुपचाप बैठे रहो जहाँ बैठे हो। ठीक है, चलिए खैर। अब इसी सुप्रीम कोर्ट से अंडर में आते हैं कौन? हाई कोर्ट्स। अब लिख लीजिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय। अब हाई कोर्ट्स पहली बार देश में कब बने? हाई कोर्ट एक्ट कब आया था? बताइए, डेवलपमेंट में पढ़ाया था। हाई कोर्ट एक्ट कब आया था? संवैधानिक विकास देखिए, पढ़ाए हैं आप लोग को, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। हाई कोर्ट एक्ट तीन हाई कोर्ट बने हैं। 1861 लिख लीजिए, 1861 हाई कोर्ट एक्ट आया। 1861 हाई कोर्ट एक्ट, और इसी हाई कोर्ट एक्ट से 1862 में, इन 1862 कितने हाई कोर्ट बने? तीन। लिख लीजिए, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, या बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट लिखवाए थे। ये तीनों हाई कोर्ट कब बने? 62 में। ध्यान रखेंगे एक्ट कब आया था? 61 में। और तीन हाई कोर्ट कब बने? 62 में। ठीक, तीन हाई कोर्ट कब बने? 1862 में। फिर चौथा हाई कोर्ट कब बना? 1866। कौन सा? इलाहाबाद हाई कोर्ट। हालांकि ध्यान रखेंगे, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था, ये पहले बना था आगरा में। कहाँ बना था? आगरा में। फिर 1875 में इसको शिफ्ट किया गया, कहाँ पर? इलाहाबाद। तो इसमें कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर वो आगरा में बना था। बना था आगरा में, लेकिन 75 में कहाँ शिफ्ट हो गया? इलाहाबाद में। तो चौथा हाई कोर्ट कौन सा बना? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, तो पहले तीन बने, फिर एक बना, फिर धीरे धीरे करके एक एक करके हाई कोर्ट्स बनते रहे, और बनते बनते बनवा ही दे क्या सारा। हम्म, चलिए, सारा लिखने की जरूरत है, समझ गया। अभी फिलहाल कितने हैं? 26। लिखिए, एट प्रेजेंट, वर्तमान में 21 + 3 + 1 कितने हो गए? कितने हो गए? 21 + 3 + 1 बराबर कितने हो गए? 25 हाई कोर्ट। ठीक है, एक्चुअली है क्या कि 2013 तक 21 ही हुआ करते थे। 2013 में तीन बने, तीन के नीचे लिख लीजिए, मणिपुर, मेघालय, और त्रिपुरा। ये तीनों कब बने? 2013 में बने थे। फरवरी 13 में था, 13 ठीक है। और फिर ये जो एक है, ये लिख लीजिए, अमरावती। अमरावती कहाँ का हाई कोर्ट? आंध्र प्रदेश। अमरावती, आंध्र प्रदेश। ये लिख लीजिए, 1 जनवरी 2019 से बना, 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019, समझ गए। तो सबसे रिसेंट हाई कोर्ट कौन सा बना है? अमरावती। किस राज्य का? पहले हैदराबाद था, तो हैदराबाद तेलंगाना के हिस्से चला गया, तो आंध्र प्रदेश का नया हाई कोर्ट बना कौन सा? अमरावती हाई कोर्ट। समझ गए।
तो पहले 21 थे, फिर 3 बने, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, फिर एक बना, कौन सा, अमरावती। समझ गए? तो फिलहाल कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं वर्तमान में? कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक, फिर लिखे अनुच्छेद 214, कहाँ से आ गया भाई, आर्टिकल 214, 214 में क्या है? ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। यानी प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, वही 124 वहाँ था, तो 124 में 90 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 214 आ जाएगा। समझ गए? तो प्रत्येक राज्य का अपना एक क्या होगा, हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। किस आर्टिकल में कहा गया है, 214। तो इसी 214 से हर एक राज्य का अपना क्या बनाया गया है, हाई कोर्ट बनाया गया है। तो जनरली हर एक राज्य का अपना हाई कोर्ट होगा, लेकिन प्रावधान ये भी दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों के लिए भी हाई कोर्ट का काम कर सकता है, जिसको कॉमन हाई कोर्ट आप कह सकते हैं। ठीक, इसके लिए भी संविधान में प्रावधान है, लिखे आर्टिकल 231, 231, अनुच्छेद 231, 231। दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, दो या अधिक राज्यों के लिए कितने हाई कोर्ट्स, एक होंगे। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, 231। तो ऐसे कितने हाई कोर्ट हैं जो एक से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट का काम करते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कॉमन हाई कोर्ट्स। लिखिए, हाई कोर्ट फॉर मोर देन वन स्टेट, उच्च न्यायालय जो एक से अधिक राज्यों के लिए कार्य करते हैं। लिखिए, हाई कोर्ट फॉर मोर देन वन स्टेट्स, या कॉमन हाई कोर्ट्स आप कह सकते हैं। उच्च न्यायालय जो एक से अधिक राज्यों के लिए कार्य करते हैं, हाई कोर्ट्स फॉर मोर देन वन स्टेट्स, एक से अधिक राज्यों के लिए। जिसमें सबसे पहला लिखिए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट किसके किसके लिए काम करता है? देखिए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट फॉर पंजाब एंड हरियाणा, ये पंजाब और हरियाणा के लिए, फॉर पंजाब एंड हरियाणा। ठीक, दूसरा लिखिए, मुंबई हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट। तो जो मुंबई हाई कोर्ट है ये महाराष्ट्र और गोवा के लिए, फॉर महाराष्ट्र एंड गोवा, महाराष्ट्र और गोवा के लिए, फॉर महाराष्ट्र एंड गोवा। और तीसरा लिखे, गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट लिख लीजिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, नागालैंड और मिजोरम, इन सबके लिए क्या करता है, एक तरीके से ये क्या है, कॉमन हाई कोर्ट। तो देश में 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट का काम करते हैं। तो यह प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है, 231 में कहा गया है कि एक से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकते हैं, और फिलहाल कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, चलिए अब एक ब्रेक लिया जाए कि चलते रहें? ब्रेक लिया जाए, नींद आ रही, चलिए ब्रेक लेते हैं।